दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आधिकारिक रूप से वर्ष 2016 में आरक्षण यानी कोटा सिस्टम को लागू किया गया था, जिसे वहां टारगेट्स कहते हैं। टारगेट्स का मतलब होता है रंग भेद के खिलाफ टीम में सभी नस्ल के खिलाड़ियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने एक विशेष कोटा सिस्टम बनाया। इस कोटा सिस्टम के तहत किसी भी मैच में टीम के 11 खिलाड़ियों में से कम 6 खिलाड़ियों को खिलाना, ऐसे खिलाड़ियों को खिलाना जरूरी है जो अश्वेत है। यानी किसी भी टीम में 11 खिलाड़ियों में कम से कम 6 खिलाड़ी अश्वेत होंगे, और इनकी संख्या 6 से ज्यादा भी हो सकती है, और बाकी के जो खिलाड़ी होंगे वो अश्वेत हो सकते हैं। तो 5 श्वेत खिलाड़ी खेलेंगे और 6 अश्वेत खिलाड़ी खेलेंगे। यह एक कोटा सिस्टम लागू हुआ साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा इसी आरक्षण के तहत टीम में अफ्रीकी मूल के 2 अश्वेत खिलाड़ियों को भी खिलाना अनिवार्य है। इस आरक्षण का मकसद यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में कम से कम लगभग 55% खिलाड़ी अश्वेत होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आरक्षण की यह व्यवस्था वर्ष 2016 में लागू हुई थी, और उससे पहले वहां यह आरक्षण क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर की क्रिकेट टीमों में लागू होता था। और इस आरक्षण की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने अपने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खो दिया, क्योंकि उनमें प्रतिभा तो थी, लेकिन इस आरक्षण के तहत, कोटा सिस्टम के तहत खिलाड़ियों की जगह उस समय टीम में नहीं बन पाई। तो प्रतिभा उनके पास है, परिश्रमी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन वो तब भी टीम में खेल नहीं पाए। इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक केविन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लेकिन जब आरक्षण की वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो दक्षिण अफ्रीका की टीम को छोड़कर इंग्लैंड चले गए, और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से लगभग 11 वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और इंग्लैंड को बहुत सारे मैच भी जिताए। वो बड़े खिलाड़ी हैं। केविन पीटरसन की तरह क्रिस स्मिथ, एंड्रयू स्ट्रॉस, माइकल लम्ब और मौजूदा समय में इंग्लैंड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी टॉम करन और जेसन रॉय भी दक्षिण अफ्रीका से ही थे, लेकिन आरक्षण की वजह से इन सब खिलाड़ियों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा, और बाद में ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले, क्योंकि इन्हें अपना करियर बचाना था। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली नेदरलैंड्स की टीम में भी कुल 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे, और जिन्हें कायदे से दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका की टीम में होना चाहिए था। लेकिन जब टैलेंट होते हुए भी आरक्षण की वजह से उन्हें अपने देश में खेलने का मौका नहीं मिला, तो फिर ये सारे खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के लिए खेले। और बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले नेदरलैंड्स के इन खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की उसी टीम को वर्ल्ड कप में हरा भी दिया, जो आरक्षण के तहत कम से कम 6 अश्वेत खिलाड़ियों के साथ इस मैच में खेल रही थी। और दक्षिण अफ्रीका की इस हार के बाद इस आरक्षण की काफी चर्चा भी हुई। पूरी दुनिया में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र तक ही सीमित है। आपने भी देखा होगा, जो आरक्षण हम देखते हैं वो ज्यादातर कहां होता है, या तो शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों में होता है, एडमिशन में होता है, स्कूल में या कॉलेज में, और या फिर नौकरियों में होता है, और वो भी सरकारी नौकरियों में होता है, प्राइवेट नौकरियों में नहीं। और ऐसे देश बहुत कम है, बहुत ही कम, जहां खेलों में भी आरक्षण को लागू किया गया है। यानी नौकरी में और कॉलेज के दाखिलों के लिए तो नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर कोटा सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन खेलों में सभी देशों को प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही चाहिए होते हैं, और वो इसमें आरक्षण देने में विश्वास नहीं रखते। गंभीर विषय पर आपके साथ बात करेंगे और डीप फेक वीडियोस का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और ये आज हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर और इस तरह के डीप फेक वीडियोस पर गहरी चिंता जताई है, और कहा है कि देश के लोगों को डीप फेक वीडियो से जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने व्यंग करते हुए यह भी कहा कि उनके अपने भी खुद के कई डीप फेक वीडियोस इस समय इंटरनेट पर चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है,
भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। डीप फेक बहुत कुछ कर सकता है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम आज आपके सामने इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी को समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। ये आज की एक नई चुनौती है और भविष्य की तो और भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल दुनिया डीप फेक टेक्नोलॉजी और इसकी मदद से बनाए जाने वाले वीडियोस को लेकर काफी बटी हुई है और पश्चिमी देशों में इस पर काफी बहस चल रही है और भारत में भी यह मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए सबसे पहली जो चुनौती है वो ये है कि पहले तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश के लोग इसे लेकर जागरूक नहीं है और हमारे देश में फैक्ट चेकिंग भी नहीं होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब इस मामले में भारत सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियां जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एक्स, इन तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन जारी किया है। इन कंपनीज को बुलाया है और इनसे पूछा है कि इस तरह के डीप फेक वीडियोस को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। डीप फेक वीडियो आखिर होता क्या है? डीप फेक वीडियो उसे कहते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो या वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर उसे बदला जा सकता है। और ऐसे वीडियोस में आपके चेहरे के अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस और ऑडियो को भी असली आवाज में बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यानी किसी की आवाज कहीं जा सकती है और आप किसी का भी चेहरा और किसी की भी आवाज बदलकर किसी भी प्रकार का वीडियो या ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ 1.5 मिनट में किसी भी व्यक्ति का एक डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है और सिर्फ 15 सेकंड में इसकी मदद से एक डीप फेक ऑडियो भी तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस समय यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऐसे हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं जिनमें मशीन लर्निंग के जरिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डीप फेक वीडियोस बना दिए गए हैं। यहां तक कि इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई ऐसे वीडियोस और ऑडियोज चल रहे हैं जहां पर कहीं पर वो गाना गा रहे हैं, कहीं पर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ तस्वीर बना दी गई है। और आज एक ऐसा ही ऑडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सुनने में आपको बिल्कुल असली लगता है, लेकिन हकीकत में यह प्रधानमंत्री मोदी की आवाज नहीं है, लेकिन उनकी आवाज के साथ यह वीडियो कुछ ही सेकंड में तैयार कर लिया गया होगा। आप भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गाना नहीं गाते हैं, यह उनकी आवाज भी नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी आवाज में एक गाने का भी पूरा ऑडियो तैयार करके इंटरनेट पर डाल रखा है। इस समय आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में उनका डीप फेक ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को गाना गाने से लेकर न्यूज पढ़ने तक
कुछ भी करते हुए दिखाया जा सकता है। यहां तक कि यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में आप ब्लैक एंड व्हाइट का यह विश्लेषण भी सुन सकते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने हमने आपको रांची से एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को पूरे बैंड बाजे के साथ धूमधाम से उसकी ससुराल से वापस अपने घर ले आए थे। और उस खबर में आरोप ये लगे थे कि साक्षी नाम की इस लड़की का पति पहले से शादीशुदा है, इस लड़की के साथ धोखेबाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है और लड़का और लड़के का परिवार साक्षी को प्रताड़ित करता है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है और साक्षी के पति सचिन का यह दावा है कि इस कहानी में सच्चाई कुछ और है। और इसके बारे में कई लोगों ने हमें सोशल मीडिया के जरिए लिखा, हम तक पहुंचने की कोशिश की और हमें यह बताने की कोशिश की कि इसमें सचिन का पक्ष भी आना चाहिए। दुर्भाग्य यह रहा कि उस समय जब यह खबर आई थी तब सचिन का पक्ष सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि सचिन ने किसी से बात ही नहीं की थी। लेकिन आज जब इतने सारे लोगों ने हमें संपर्क किया और हमें यह लगा कि इस कहानी में दोनों पक्ष आपके सामने आने ही चाहिए। पति का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पत्नी का पक्ष होता है। तो सचिन ने साक्षी गुप्ता के आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि साक्षी शादी के बाद से ही उन पर अपने माता पिता को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी और उनके माता पिता के साथ साक्षी ने मारपीट भी की थी, उनका अपमान भी किया था। इसके अलावा सचिन ने यह भी कहा है कि उन पर पहले से शादीशुदा होने का जो आरोप लगा है यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो खुद एक सरकारी अफसर हैं, सरकार में काम करते हैं और सरकार में काम करने का मतलब यह है वहां कभी भी 2 या 3 शादियां करना बिना पहली शादी से तलाक लिए वैसे भी संभव नहीं है। इसलिए अब सचिन का पक्ष आपके सामने है। ये जो सारे आरोप मेरे ऊपर उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। मैं सारी बातें शुरू से आपको बताता हूँ। हमारी शादी जो है 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। शादी होने के कुछ दिनों के बाद से ही वो मुझे प्रताड़ित करना, डोमिनेटिंग नेचर दिखाना, एरोगेंस होना, अपने माँ पिताजी से तुम नहीं मिल सकते, अपने फैमिली से नहीं मिल सकते, कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटल में है तो उनसे मिलने नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे मैं परेशान रहता था। शादियां आपकी कितनी हुई हैं? वो कह रहे थे कि 2 शादी पहले भी हो चुकी है और उन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर गलत न्यूज है। मेरे इमेज को टार्निश करने के लिए एक स्टोरी बनाई जा रही है। मेरा साक्षी गुप्ता से पूरे मीडिया बंधु से ये कहना है कि अगर 2 शादियां हुई हैं और वो 2 लड़कियां प्रताड़ित हुई हैं तो वो 2 लड़कियों को सामने लाया जाए और उनके पूरे फैमिली को सामने लाया जाए और उनका भी बयान लिया जाए। मैंने केस किया था। कौन किया पहले? आपकी? मैंने पहले केस मैंने किया। पुलिस में या कोर्ट में? पुलिस में किया, थाना में मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराया, सीजेएम न्यायालय में इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल किया, भारत के प्रधानमंत्री को लिखा जिसपे संज्ञान भी लिया गया। और ये कब का टाइमलाइन है? ये इन्फॉर्मेटिव पिटीशन मैंने फाइल किया था 3 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री को मैंने लिखा था 22 अक्टूबर 2022 को और अरगोड़ा थाना में मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराया था 28 अक्टूबर 2022 को। हमारा मीडिएशन चल रहा था। मीडिएशन में लड़की जो साक्षी गुप्ता के तरफ से 1 करोड़ 15 लाख मीडिएशन सेंटर में मुझसे मांगा गया। तब मैंने तंग आकर 1 जून 2023 को डिवोर्स केस फाइल किया 477/2023 ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। इसी डिवोर्स केस में हमारा 5 अगस्त 2023 को वन टाइम सेटलमेंट हुआ, समझौता हुआ। मेरे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं, मुझे कहीं दोषी नहीं पाया गया है, मुझे कहीं कन्विक्टेड घोषित नहीं किया गया है। ठीक है। और मैं यही कह रहा हूं कि जब 5 अगस्त 2023 को वन टाइम सेटलमेंट हो गया तो मेरा क्वेश्चन ये साक्षी गुप्ता से है कि क्यों आप 15 अक्टूबर 2023 को ये बाजे गाजे का ड्रामा करते हुए वहां से निकली? इसके पीछे की स्टोरी ये है सत्यजीत जी कि उसको ये दिखाना था कि मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए मैं इस तरह से निकल रही हूँ। जबकि वो मेरे माँ बाप के यहाँ रहती भी नहीं थी, वो वहां रहती भी नहीं थी, वो जबरन वहां पे घुसी थी वन टाइम सेटलमेंट का अमाउंट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। जब तक हमको 2 इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा मैं घर खाली नहीं करूंगी।